हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट इस तरह से भी बन जाता है कि आपको पता लगता है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन डाल रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि एग्ज़ाम को देखते हुए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनसे भी हमें पता लगता है कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं और किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की ये जो सीरीज़ है और ये जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है वो साथ साथ में इस एमसीक्यू सीरीज़ को जो है वो सॉल्व करते चलें। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे आपका हो गया HP टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, HP पटवारी हो गया या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करता है। और यहाँ पे अभी जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। HP टेट यानी मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना होगा। उन्हें जो है वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो है वो नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पे ब्लू कलर का लोगो जो है वो आपको दिख जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन को जो है वो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको दिए गए नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9459802085, इस नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो आपको बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि आप सिर्फ नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने, तो इसके कुछ बेनिफिट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री, यानी कि कोर्स को परचेज करने से पहले यहाँ पे आपको 1 वीक का जो डेमो है वो फ्री मिलेगा। यानी आपको देखने, सुनने और समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो टीचिंग हो रही है। सेकेंडली यहाँ पे डेली क्लासेस ली जाती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो 20% डिस्काउंट है यहाँ पे दिया जा रहा है BPL स्टूडेंट के लिए। यानी कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो रहेगा 1999, यानी कि 2000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो एक HP टेट का फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी फीस स्ट्रक्चर के अंदर 20% डिस्काउंट मिलेगा BPL स्टूडेंट के लिए। BPL स्टूडेंट वो बच्चे जिनकी जो है वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो बात होगी हमारे कोर्स की और हमारे इंस्टीट्यूट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। नेक्स्ट जो है वो आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? Child can think logically about abstract preposition and test hypothesis systematically. This is the characteristics given by Piaget for dash stage. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपने पढ़ी होगी पियाजे की जो स्टेजेस हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे क्या है, जो बच्चा है वो वहाँ पे उसका जो लॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो आ जाता है, मतलब लॉजिकली और हाइपोथेटिकली या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी काल्पनिक भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज होगी? आपको पता है जो हमारे पास पियाजे थे, उन्होंने जो थी वो 4 स्टेजेस दी थी। पहली थी सेंसरी, दूसरी थी हमारे पास प्री ऑपरेशनल, थर्ड थी कॉन्क्रीट और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो आप जब मैंने ये थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि कौन सी वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वो थी हमारे पास
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर इज करेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो टीचर के लिए सही बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, टीचर शुड बी अ क्रिटिक ओनली। क्या टीचर को हमेशा जो है वो आलोचना करते रहना चाहिए। ठीक है, टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट। क्या टीचर को सिर्फ जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, क्या उन्हें ही फेवर करते रहना चाहिए। टीचर शुड हैव फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट। क्या टीचर का जो है वो फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड स्टूडेंट, बच्चों की तरफ जो है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, टीचर शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टूडेंट। या फिर टीचर को जो है वो स्टूडेंट से दूरी बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो साफ साफ दिख रहा है, हमें जो है वो बच्चों के हक में बात करनी होती है। ठीक है, हमें बच्चों से दूर नहीं जाना है, हम टीचिंग प्रोफेशन में है तो हमें बच्चों के हक में बात करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें क्या है, हम बच्चों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी, टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट। ठीक है, टीचर को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए बच्चे की तरफ, ताकि जो क्या है बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम भी क्या है टीचर के साथ शेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच एज इज कॉल्ड द एडोलेसेंट एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कौन सी एज को हम एडोलेसेंट एज बोलेंगे। जब हमने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी वो स्टेजेस, 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। एक था फर्स्ट था आपके पास इन्फेंसी, सेकंड था चाइल्डहुड एंड थर्ड था आपके पास अडोलेसेंट। जो इन्फेंसी था उसका जो रेंज थी या एज थी वो कितनी थी, 0 to 2 ईयर। ठीक है, और जो हमारे पास चाइल्डहुड था उसका एज कितनी थी, 2 to 12 ईयर। ठीक है, 12 या फिर 13 ईयर। और जो अडोलेसेंट था उसकी एज क्या थी, उसकी एज थी 13 to 19 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 13 to 19 ईयर को हम क्या बोलेंगे, अडोलेसेंट एज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, कैरेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेट। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्यों अलग होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो फिजिक का मामला हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे उनके करेक्टर की बात हो, उनके अंदर जो विशेषताएं होती हैं उनकी बात हो, या फिर आदतों की बात हो, हैबिट्स की बात हो, या फिर फैमिली ट्रेट की बात हो। ठीक है, उन सभी में जो है वो बच्चे अलग क्यों होते हैं, हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग क्यों होता है। ऑप्शन है यहाँ पे ड्यू टू पेरेंट्स की वजह से, ड्यू टू नरिशमेंट की वजह से, या फिर ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, जो उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जो उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो सारे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से अलग दिखे, और जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से अलग दिखे। ये दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्लस नहीं होता है, ये क्या होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट आपकी बराबर होती है किसके, जो डेवलपमेंट है वो बराबर होती है आपकी हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट के। ठीक है, ये प्रोडक्ट है कि मिक्सचर है। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं वो किसकी वजह से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय सोशल एनवायरनमेंट। जो सामाजिक एनवायरनमेंट है उससे आप क्या समझते हो। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे पेरेंट्स एंड मेंबर ऑफ फैमिली, सेकंड है यहाँ पे रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड नेबर,
सी है यहाँ पे टीचर एंड सोसाइटी, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और आपको देख के ही लग रहा होगा कि जो सोसाइटी है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसके अंडर क्या आता है, उसके अंडर ये सारे फैक्टर आते हैं। पेरेंट्स भी आते हैं, रिलेटिव भी आते हैं, आपका फ्रेंड्स सर्कल भी आता है, नेबरहुड भी आता है, आपका स्कूल भी आता है, स्कूल के अंदर टीचर भी आते हैं। ये सारे क्या हैं, सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट है सारा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी, ये अभी हम लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने चलाया है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो ट्रायल एंड एरर है वो किसने दी है थ्योरी। ये लर्निंग की थ्योरी है और ये किसके द्वारा दी गई है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है वो दी गई है। ये आगे वीडियो जो होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी। ठीक है, ऐसा कौन सा जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है उसमें वो कौन सी कन्वर्जन करना सीख जाता है। ठीक है, कि मतलब कौन सी फिजिकल एंटिटी जो है वो सीख जाता है कन्वर्ट करना, वो कौन सा पीरियड है, लेट चाइल्डहुड पीरियड है, और उसमें वो कौन सी ऐसी एंटिटी है जो फिजिकल एंटिटी है उन्हें क्या वो समझ जाता है। ठीक है, वो कौन सी वो एंटिटी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मास, बी है मास एंड नंबर, सी है नंबर, एंड डी है मास नंबर एंड एरिया। ठीक है, तो अगर हम लेट चाइल्डहुड की बात करें और अगर हम इसे पियाजे की जो स्टेजेस उन्होंने दी हैं उनसे थोड़ा सा अगर रिलेट करें तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है, ये स्टेज आपकी आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, लेट चाइल्डहुड की। ठीक है, तो यहाँ पे वो बच्चा क्या, उसमें कौन सी समझ आ जाती है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यहाँ पे उसके पास आ जाता है मास नंबर एंड एरिया के बारे में। किसके बारे में, मास नंबर एंड एरिया, कौन सी चीज ज्यादा मासिव है, कौन सी चीज ज्यादा मासिव नहीं है, नंबर कैसे होते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो है समझ उसमें यहाँ पर जो है लेट चाइल्डहुड में जो है वो फिजिकल एंटिटी, ठीक है, जिसे वो क्या कर सके, टच फील कर सके। ठीक है, उसके बारे में क्या है यहाँ पे उसके पास समझ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी जो पीटीए मीटिंग होती है एनी स्कूल इज टू, ये किस लिए होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है जो पीटीए मीटिंग होती है। जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है, सॉरी जो ऑप्शन नंबर ए है वो है कीप स्टूडेंट इन चेक एंड कंट्रोल, स्टूडेंट पर कंट्रोल करने के लिए या उन पर नजर बनाए रखने के लिए होती है पीटीए मीटिंग। या फिर ऑप्शन नंबर बी है कलेक्ट एडिशनल फंड्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फंड्स इकट्ठा करने के लिए होती है पीटीए मीटिंग। या फिर सी है शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्कूल। ठीक है, या फिर वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए पेरेंट्स के साथ जो स्कूल फेस कर रहा है। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। ठीक है, तो आप खुद सोचिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, जो हमें जो है वो क्वेश्चन टिक जो करने होते हैं, सबसे पहले हमें जो ऑप्शन है उसे डिलीट करना आना चाहिए कि जो बच्चों के हक में वो जो बात नहीं बोली गई है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए में क्या बोला है, बच्चों पर नजर रखना। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि जो पीटीए मीटिंग होती है उसमें क्या है, बच्चों पर नजर या कंट्रोल रखने के लिए होती है ना तो वो फंड्स इकट्ठा करने के लिए होती है, ना तो वो क्या प्रॉब्लम शेयर करने के लिए जो स्कूल फेस कर रहा है वो क्या हम पेरेंट्स के साथ वो थोड़े ना शेयर करते हैं। ठीक है, कि स्कूल क्या फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम थोड़े ना शेयर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे हम किसमें, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग में।
ठीक है, जो स्कूल के फंक्शन है, कैसे कैसे स्कूल जो है वो आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से जो नए नए प्रोग्राम है वो स्कूल में लेके आ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कौन कौन से नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या वाला कि इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम इज सेड बाय, ये किसने कहा था कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो तूफान एवं तनाव की जो अवस्था होती है वो वाला पीरियड होता है। ये किसके द्वारा जो है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बोल सकते हैं वो दी गई थी। तो ये जब मैंने आपको डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ये बोला गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे होगा स्टैनली हॉल के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है वो बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। ठीक है, जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जो आपके पास इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो जिसमें किसकी बात की गई है, एक जनरल फैक्टर की जी की, और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात की गई है जो कि है एस, वो किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसे और क्या बोला जाता है आपके पास, जो आपके पास बोला जाता है यहाँ पे उसको बोला जाता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें जनरल फैक्टर भी है और स्पेसिफिक फैक्टर भी है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आपके पास स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। और इसे क्या बोला जाता है, टू फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। ये मैंने आपको सारी थ्योरीज करवाई हुई हैं इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये थॉर्नडाइक की तो ये लर्निंग की थ्योरी, ये तो अभी हम करेंगे। गिलफोर्ड की थ्योरी भी मैंने आपको करवाई हुई है और थर्स्टन की थ्योरी भी आपको करवाई हुई है। ठीक है, ये सारी थ्योरीज कौन सी हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरी है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात किसने की थी, वो की थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, और उनकी थ्योरी को बोला जाता है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इससे पहले एक यूनिफैक्टर थ्योरी है जिसकी बात कौन करते हैं, जिसकी बात करते हैं बिने। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड विच नीड इज फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन। जो आपके पास मैस्लो की हायरार्की की थ्योरी है, जो अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की बनाई थी नीड को फुलफिल करने की। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो नीड थी आपकी कौन सी थी, जो सबसे पहले जो लोअर लेवल पे नीड थी, मतलब वो नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए, वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड थी। और उसमें क्या क्या आ रहा था, उसमें आ रहा था कि सबसे पहले कौन सी नीड हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारे पास भूख प्यास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट, अगर हमें भूख लगी है और अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट नीड है, ये जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली नीड जो है वो जरूरी होनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मिड डे मील दिया जा रहा है स्कूल में, वो बच्चों की कौन सी नीड पूरी की जा रही है। ठीक है, तो वो की जा रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसिक नीड और फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है सबसे पहले। ठीक है, वो वाली नीड यहाँ पे क्या की जा रही है, फुलफिल की जा रही है। ठीक है, उसके बाद कौन सी नीड आती है, फिजियोलॉजिकल नीड आ गई, उसके बाद आती है आपकी सिक्योरिटी की नीड, सुरक्षा की नीड। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, देन आपकी आती है सेल्फ एस्टीम की, फिर आपके पास सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ठीक है, तो जो बेसिक है और जो फिजियोलॉजिकल है, जो हमारी भूख प्यास और जो नींद की नीड है, वो आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर। ये भी मैंने आपको जो है वो बताया हुआ है, ये जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जो गिलफोर्ड ने बात की थी, किसकी, 3 डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर की, जो क्यूब की तरह मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशन बताए थे लेंथ ब्रेथ हाइट के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या किया था, 180 एलिमेंट क्या किए थे, बताए थे कि इस तरह से माइंड का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, या इस तरह से जो है वो माइंड प्रोसेस करता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो 3 डायमेंशन थे वो कौन से थे, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कंटेंट, उसके बाद उस पे ऑपरेशन यानी जो प्रोसेस हो रही है, और जो प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। सपोज अ स्टूडेंट इज गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, हाउ शुड द टीचर बिहेव। एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर दे रहा है, तो टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लुक एट अदर स्टूडेंट इन द क्लास, बाकी स्टूडेंट की तरफ देखना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है डू हर हिज रजिस्टर वर्क, उसे काम देना चाहिए, वो क्वेश्चन सुना रहा है और आप उसे काम दोगे। ऑप्शन नंबर सी मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट हु इज गिविंग द आंसर, उसके साथ आई कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहिए जो आंसर दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट द नोटबुक ऑफ द अदर स्टूडेंट, कोई बच्चा आपको क्वेश्चन सुना रहा है और आप बाकी स्टूडेंट की क्या कर रहे हो, कॉपी चेक कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट हु इज गिविंग द आंसर। ठीक है, उस स्टूडेंट के साथ क्या आई कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहिए जो क्या है, आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प टीचर टू। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं क्लास में, जो जैसे अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, कईयों की क्या होती है, रीड करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, कई थोड़े बैकवर्ड होते हैं, कई थोड़े गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट होते हैं और उनमें अलग अलग जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर आपको उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता होगा एज अ टीचर, आप टीचर हो और आपको उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता होगा, तो वो आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर आप जानते होंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है, तो वो किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, ये नॉलेज। फर्स्ट है यहाँ पे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, आपको हेल्प करेगा क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इवेल्युएट द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट का होमवर्क इवेल्युएट करने में मदद करेगा। या ऑप्शन नंबर सी है प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है उन्हें प्लान करने के लिए हेल्प करेगा ये नॉलेज। या ऑप्शन नंबर डी मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन द क्लास, या फिर आपका जो अरेंजमेंट है क्लास में उसको बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे बोला गया है कि मैं डिसिप्लिन बनाने के लिए कहाँ ये हेल्प करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस जो नॉलेज है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से हट जाएगा, ना तो ये इवेल्युएट द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट करेगा, ना ये ऑप्शन नंबर डी होगा मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन द क्लास। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो आप अगर उसका नॉलेज रखते हो तो वो किस चीज में आपकी हेल्प करेगा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर डी सी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, किस में, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, कि आप कौन से स्टूडेंट को किस मेथड से पढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर किस तरह से जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी आगे जो बढ़ा सकते हो। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो पीछे बैठते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब मान लो उनकी आई साइट कमजोर है, तो उनको क्या करोगे आप, उनको आप आगे बिठा सकते हो। ठीक है, जो थोड़े इस तरह के बैकवर्ड चिल्ड्रन है उन्हें आप आगे बिठा सकते हो। तो इस तरह से आप टीचिंग एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको उस चीज की नॉलेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। जो ईगोसेंट्रिक स्टेज है अकॉर्डिंग टू पियाजे वो क्या है,
जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी पियाजे की, तब मैंने आपको बताया था कि जो ईगो सेंट्रिक स्टेज होती है पियाजे की, वो क्या बताती है, मतलब पियाजे क्या बोलते हैं कि ईगो सेंट्रिक स्टेज क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज, जो इन्वायरमेंट है उसी से बच्चा सीखता है, या फिर वो सेंटर ऑफ नॉलेज है जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है। बी, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम। चाइल्ड सोचता है, जो बच्चा है वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, सेंटर में हूँ, वर्ड के सेंटर में हूँ, और सब कुछ क्या है, मेरे आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, जो मेरे आसपास है वही मेरा क्या है, सारा वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेंसरी मोटर स्टेज, ईगोसेंट्रिक स्टेज को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बोला, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। पियाजे बोलते हैं कि जो ईगो सेंट्रिक स्टेज है उसमें बच्चा क्या मानता है अपने आप को, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, सेंटर में हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, सेंटर में हूँ, और जो सब कुछ मेरे अराउंड ही घूम रहा है वो ही मेरा क्या है, वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, डेवलपमेंट है जो विकास है वो किससे रिलेट करता है, ग्रोथ से, मैच्योरिटी से, एज से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो उसमें ये सारे ही फैक्टर आ जाते हैं आपके, ग्रोथ भी, मैच्योरिटी भी और एज भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, जब मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया था तो क्या था, बिहेवियरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। फाउंडर कौन है बिहेवियरिज्म के, या बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवादी किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो वो है आपके पास जेबी बॉटसन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेबी बॉटसन। जो थॉर्नडाइक है वो किसकी बात करते हैं, वो आपकी बात करते हैं लर्निंग की। ठीक है, और जो आपके पास विलियम वुंट है वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। जो मैंने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया था उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, उसकी बात करते हैं यानी संरचनावाद, उसकी बात करते हैं विलियम वुंट। एंड विलियम जेम्स जो है वो बात करते हैं आपकी फंक्शनलिज्म के बारे में, जो प्रकार्यवाद था। ठीक है, उसके बारे में जो है वो विलियम जेम्स बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए है विने, बी है हल, सी है स्किनर और डी है थर्स्टन। ठीक है, जो विने हैं वो किससे, वो यूनिफैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। जो हल हैं, जो क्लार्क हल हैं, वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं मोटिवेशन की। ठीक है, उन्होंने एक होमोस्टैसिस नाम का एक वर्ड दिया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, तो क्या था, वो उन्होंने बात की मोटिवेशन की। हल ने, स्किनर बात करते हैं आपकी जो ऑपरेंट लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग की बात वो करते हैं, और थर्स्टन बात करते हैं आपकी इंटेलिजेंस की। और ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो है एक इंटेलिजेंस की थ्योरी, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थर्स्टन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी मैंने आपको करवाई है, जिसमें उन्होंने क्या पीएमए की बात की है। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की उन्होंने बात की है। ठीक है, उन्होंने 1 by 1 जो है वहां पे डिस्कस किया है हमने, कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है वो कितनी होती हैं और किस तरह से उनको डिस्कस किया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट टू द स्कूल ऑन अ डेली बेसिस देन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू। अगर कोई बच्चा है जो डेली जो है वो लेट आ रहा है स्कूल में, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है पनिश हिम इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चों के सामने उसे डांटना चाहिए या पनिश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कंप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल दैट ही इज ऑलवेज लेट, या फिर हमें कंप्लेन करनी चाहिए प्रिंसिपल से कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो बच्चा है ये लेट आता है। या फिर क्वेश्चन नंबर डी है फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज बिहेवियर, या फिर फाइंड आउट करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि बच्चा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, वो लेट क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट या फिर जो मैं कहूँ बच्चों के हक में बात है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज बिहेवियर।
ढूंढना चाहिए कि जो बच्चा है वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, वो रीजन को हमें ढूंढना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, हु डेवलप चिल्ड्रन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी CAT। ये जो है टेस्ट मैंने आपको करवाया है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एक हमने टैट किया था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, और एक किया था हमने CAT। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, वो सीधा सा नाम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलॉक। क्या हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलॉक। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे आपके साइकोलॉजी के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर हमने यहाँ पर जो है वो इन्हें 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। और आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इनसे आपकी जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह से जो है वो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज चलाई है ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम वीक में जो है वो आपको यहाँ पे टॉप 20 MCQ यहाँ पे हम डिस्कस करते रहे। बाकी जो है वो हमारा जो सिलेबस चला हुआ है, जो अभी तक जो चल रहा है वो वैसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो मिलते हैं हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।